कार्यपालिका पढ़ा जाएगा। कार्यपालिका क्योंकि मेंस के टॉपिक में है, तो मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले कोई किताब पढ़ने से पहले हमको एनसीईआरटी पढ़ लेनी पड़ेगी अच्छे से। तो कार्यपालिका पढ़ा जाएगा। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जनता का कल्याण करने तक में योगदान देते हैं ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं। संविधान सुनिश्चित करता है कि सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करेंगी। संविधान ये भी सुनिश्चित करने का काम करता भैया कि ये तीनों की तीनों संस्थाएं एक दूसरे से तालमेल बैठा के चलें, आपस में संतुलन बना के रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती है। ये पीटी का भी प्रश्न आपके हो सकता है और मेंस की लाइन क्वेश्चन में आप ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, और विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि वो खुद भी नियंत्रित होती है। ये स्टेटमेंट आया हुआ है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमको पता रहना चाहिए। और ये भी बता दें, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि यूपीएससी में कभी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन रिपीटेड स्टेटमेंट जरूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है यूपीएससी में आपके। हम सरकार की कार्यपालिका का संगठन, संरचना, कार्य का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हमें भी ये भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। चलिए, हाँ बोलिए अनुराग। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका के कई प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे, कार्यपालिका कैसे काम करती है वो पढ़ेंगे, कार्यपालिका काम क्या करती है वो भी देखा जाएगा, कार्यपालिका में कौन कौन भागीदार होते हैं वो भी देखेंगे। ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। अपने स्कूल में एक मैनेजर साहब होते हैं, तो एक प्रिंसिपल होता है ना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कोई भी काम होता है, कौन डिसाइड करता है कि ड्रेस कोड ये रहेगा हमारे स्कूल का, किताबें ये लगेंगी हमारे स्कूल में, टाइम ये डिसाइड होगा, प्रार्थना यहाँ पे होनी है, प्रार्थना इस तरीके से होगी, ये वाली प्रार्थना होगी, भोजन मंत्र भी जानते होंगे, भोजन मंत्र पढ़ा जाएगा दोपहर में इंटरवल होने के बाद, उसके बाद टिफिन लेके सब अपना खाना पीना खाएगा। वो सब डिसाइड करने का काम कौन करता है? कोई ना कोई एक प्रमुख होगा, उसके फिर कुछ कर्मचारी टाइप के लोग होंगे। ठीक है, भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन है माना जाता है? तो भारत में कार्यपालिका प्रमुख है प्रधानमंत्री महोदय। ओके, किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता, उसे लागू भी करना पड़ता। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन बोलते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, उनमें तालमेल भी कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों, औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीति, नियम, कायदे के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। तो ये आपको नोट भी कर लेना चाहिए कॉपी में अपने, ये पीटी में भी काम करेगा आपके, अच्छा खासा काम करेगा। स्टेटमेंट आपका आ गया तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, आप ये सवाल सही कर ले जाएंगे। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी निभाती है। ठीक है, सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता, प्रशासन का काम करता, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। ये बात याद रखना। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, अभी इसमें बताएंगे, लेकिन अभी पहले ही देख लो। कार्यपालिका 2 होती है, एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। इसमें कौन होते हैं? राजनीतिक लोग होते हैं, याद रखना। इसमें कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, सचिवालय वाला जो काम देखते हैं लोग। ठीक है, आप सुनते होंगे जॉइंट सेक्रेटरी, है ना, शिक्षा सचिव, ऐसे ऐसे आपने सुने होंगे। कार्यपालिका का प्रमुख काम क्या है? कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका जो नीतियों कानूनों को लागू स्वीकृति देती है ना, उसे लागू करने का काम होता है कार्यपालिका के पास। और एक चीज और याद रखना, कार्यपालिका के कार्यावधि तभी तक संभव है जब तक उसे विधायिका में क्या मिला रहेगा? विश्वास प्राप्त रहेगा। जिस दिन विधायिका में विश्वास खत्म हुआ कार्यपालिका के प्रति, उसी दिन कार्यपालिका भंग हो जाती है। ये बात तो आप लोगों को पता होगी, नहीं पता थी? कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कार्यपालिका सभी जगह एक समान नहीं होती है, याद रखना। स्टेटमेंट आ सकता है कि कार्यपालिका सभी राज्यों में एक समान, कार्यपालिका सभी राज्यों में एक समान होती है, या कार्यपालिका के नाम भिन्न भिन्न राज्यों में एक समान, सभी जगह एक समान ही होता है। तो गलत है। गलत सही क्या है कि कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होते हैं तो कहीं पर होते हैं चांसलर। जर्मनी में चांसलर, भारत में राष्ट्रपति। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ही नहीं होते भैया, याद रखना। कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? पूरा प्रशासनिक ढांचा होता, सिविल सेवा के सदस्य भी इसमें आते हैं। पूरा प्रशासनिक ढांचा के साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री,
ये सब कोई मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, और कौन है? ये ब्यूरोक्रेट्स। प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक लोग, ये सब मिलकर बनाते कार्यपालिका। ठीक है। सरकार के प्रधान उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के जो प्रधान होते हैं, सरकार का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति और वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री। और नहीं, सर ये एक मिनट। सरकार के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखना इस बात को। सरकार के प्रधान नहीं होते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्र प्रमुख होते हैं, सरकार प्रमुख नहीं होते हैं वो। ये बात याद रखना अपने दिमाग में सब लोग। उनके मंत्रियों को बोलते हैं भैया राजनीतिक कार्यपालिका, और वही सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। उत्तरदायी कौन और क्यों है? क्योंकि ये होते हैं जनप्रतिनिधि। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में ही आते हैं कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ध्यान रखना इसका। ठीक है। कितने प्रकार की होती है कार्यपालिका? सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से बहुत अलग है। ओके, ध्यान रखना। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्ति भूटान के राजा से भिन्न है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री, पर उनकी भूमिकाएं भी अलग अलग हैं। तो क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र कहां है? कनाडा में, लेकिन राजतंत्र है संवैधानिक रूप से। इसमें क्या होता है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रधान। यहां पे एक चीज और याद रखना आप, जैसे हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति, संसद में राष्ट्रपति का जो पद है वो बराबर है ब्रिटेन की संसद में महारानी के पद के समान, लेकिन दोनों की शक्तियों में भिन्नता भी है। फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये पता रहना चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कहां की बात है? फ्रांस की बात है। फ्रांस में प्रधानमंत्री या फिर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करने वाला है? भाई राष्ट्रपति। लेकिन उनको हटा नहीं सकते हैं। वो इसलिए नहीं हटा सकते हैं क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कथन और कारण के रूप में पीटी में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के बावजूद भी उन्हें पद से नहीं हटा सकता। कारण आ जाए कि प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो कथन कारण भी सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर देगा। ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखनी है ऐसे। जापान में संसदीय व्यवस्था, इसमें राजा देश का, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। इटली में संसदीय व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति देश का, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ठीक है। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। देखो, फ्रांस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और रूस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में संसदीय व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र, जर्मनी की बात करें तो राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान और चांसलर जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि भारत की शासन व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के चांसलर हो जाएंगे और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति वहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? कौन राज्य का प्रधान है, कौन सरकार का प्रधान है? तो दोनों का प्रधान होता है राष्ट्रपति। सिद्धांत और व्यवहार जो होते हैं वो दोनों ही, राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है सिद्धांत रूप से, व्यवहार रूप में देखा जाए तो। ऐसी व्यवस्था कहां कहां है? अध्यक्षात्मक वाली अमेरिका में है, ब्राजील में है, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। अब यहाँ पे बात करें लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका के बारे में हमको पता होना चाहिए। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? कौन बता रहा है? कोई बता रहा है क्या? जो दक्षिणी अमेरिका के देश है वही है लैटिन अमेरिका के देश। सर कनाडा वगैरह? नहीं, कनाडा नहीं आएगा इसमें, ना तो दक्षिण अमेरिका ना तो उत्तरी अमेरिका। सिंपल सा याद रखना, इसमें दक्षिण अमेरिका भी आएगा, मध्य अमेरिका और खास करके उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो आपका मैक्सिको भी आएगा, वेस्ट इंडीज आएगा, करीबियाई देश भी आएंगे। ये सब मिलके बनाते हैं कौन? लैटिन अमेरिका। ठीक है, ओके।
सर एक बार थोड़ा सा और दोहराइएगा। फिर से repeat करें। हाँ, दोहरा देते हैं भैया। यहाँ पे कौन कौन से देश आएंगे? कहाँ गया लैटिन अमेरिका? इसमें कहाँ? ये है लैटिन अमेरिका, यहाँ पे लिख लो। लैटिन अमेरिका में कौन कौन आएंगे? मैक्सिको लिख लो सबसे पहले, वेस्ट इंडीज लिख लो, कैरिबियाई देश, कैरिबियाई देश, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के भी कुछ भाग हैं इसमें, दक्षिण अमेरिका भी इसमें पार्ट उसका भी आएगा, और उत्तरी अमेरिका का भी कुछ पार्ट आएगा, ठीक है। लिख लीजिए, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज इसमें आएगा, बेलीज, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला भी आएगा, निकारागुआ आएगा इसी में, निकारागुआ, पनामा भी इसी में आएगा, ठीक है। होंडुरास भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कैरिबियाई जो देश है, कैरिबियाई देश कौन कौन से हैं? क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, और हैती, ये आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इतना बस। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधान कौन है? सरकार का तो प्रधानमंत्री होता है, ये बात हमको याद रखनी है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्था, अधिकतर शब्द जरूर याद रखना, ज्यादातर या अधिकतर, हमेशा नहीं, ठीक है। अधिकतर या ज्यादातर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, यह बात याद रखना। हमेशा या ज्यादातर दोनों शब्दों में अंतर है। इसमें राष्ट्रपति राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। किसमें? संसदीय व्यवस्था में। राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? क्या है? अलंकारिक होगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास क्या होती है? वास्तविक शक्ति होती है। संसदीय व्यवस्था का गुण है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल देशों में कौन सी व्यवस्था है? तो संसदीय व्यवस्था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्री में आपके, इनमें से इन सभी देशों में क्या समानता है, किस प्रकार की समानता देखने को मिलती है? तो समानता यही है भैया संसदीय व्यवस्था के मामले में। रूस और फ्रांस में किस बात की समानता? तो अर्धाध्यक्षात्मक व्यवस्था वहां पे है। अर्धाध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों तो होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत जाएंगे तो राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का अलंकारिक पद है, लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में वास्तविक पद जो होता है वो राष्ट्रपति का ही है, ठीक है, जो दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। इसमें कभी सर कभी, अलंकारिक का अर्थ क्या होगा? चलिए, कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के हो सकते हैं, ये भी याद रखना। कौन सी? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के होंगे, लेकिन जब कभी वो दो अलग अलग दलों के होते तो उनमें आपस में विरोध हो जाता है। जब भैया एक ही दल के हैं तो एक ही दल के रहेंगे तो अपना आपस में मिलजुल के काम करेंगे। अगर अलग अलग दल के हुए तो उनमें विरोध की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। सिर्फ भारत की बात नहीं है, सब जगह की यही स्थिति होती है, ठीक है। फ्रांस, रूस, श्रीलंका, इन सब में ऐसी ही व्यवस्था है। कौन सी? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ दिए थे, ये देख लो। कार्यपालिका के प्रकार क्या होते हैं भाई? कार्यपालिका के दो ही प्रकार है, दो ही आधारों पर इनका विभाजन होता है। एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है और दूसरा एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब हम सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित की बात करेंगे तो उसमें दो तरीके हैं, एक तो संसदीय व्यवस्था होती है, दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। लेकिन जब एक व्यक्ति के नेतृत्व की बात करेंगे तो उसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था ही होती है। अब संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था में सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री बोलते हैं। विधायिका में बहुमत दल वाले दल का नेता भी होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, वो राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। किसका प्रमुख? देश का प्रमुख, सरकार का नहीं, देश का प्रमुख की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। तो राजा अगर हुआ तो संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रपति हुआ तो संसदीय गणतंत्र माना जाएगा, ठीक है। बात समझे भाई? मसरूफा, जितेंद्र, नैन्सी, राहुल, अन्नू, अनन्या, सपना, जी सर। यस सर।
ये हो गया। राजा का पद अगर होगा तो भैया संवैधानिक राजतंत्र है, राष्ट्रपति का पद हुआ संसदीय गणतंत्र है। यहां पे देखो एक चीज और लिखा हुआ है, औपचारिक शासन प्रमुख लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है, अलंकारिक पद टाइप में है, ठीक है। अर्धाध्यक्षात्मक में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा देश का प्रमुख, प्रधानमंत्री होगा सरकार का प्रमुख। नॉर्मल चल रहा, देख लो। अर्ध अध्यक्षात्मक में भी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता, हमारे यहां भी होता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब अध्यक्षात्मक में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख भी वही रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, ये बात भी याद रखनी हमको, और वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ध्यान रखना। श्रीलंका में अर्धाध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, ये आपको पता रखनी चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, यहां पे देखो राष्ट्रपति यहां पे 6 साल के लिए चुना जाता है। संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हालांकि ये चीज अपने यहां भी है, यदि वो प्रस्ताव संसद कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। ये बात भी हमको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहां तक हो गया था। अब यहाँ पे भारत में संसदीय कार्यपालिका की बात है। भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो उस समय तब तक भारत को, उससे पहले की बात है कि भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था जब संविधान लिखा जा रहा था हमारे यहाँ। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। कार्यपालिका में भी कौन होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं ना, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है का मतलब क्या है, मतलब साफ भैया कि विधायिका द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार भी सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी भी हो, मतलब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार की उम्मीद कर रहे थे वो लोग। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है, उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा है। यहां पे अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था का जो अंतर आप देखेंगे वो बड़ा अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या क्या है देखो, कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति है, सभी शक्तियों का स्रोत है, इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा होता है, ठीक है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में ऐसी कोई बात है नहीं, यहां पे व्यक्ति पूजा का मामला नहीं है। तो संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो रहे, संविधान निर्माता भी चाहते थे शक्तिशाली कार्यपालिका होनी चाहिए, लेकिन उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगा रहना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट के रूप में भी याद रखना है अपने को, लिखने के तौर पे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर व्यक्ति पूजा क्या है? ऐसी अनेक प्रक्रिया जो सुनिश्चित करती कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। इस संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है, याद रखना है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को दोनों स्तरों पर अपनाने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा। तो क्या रहा है, एक तो यह रहा भाई कि व्यक्ति पूजा का खतरा, व्यक्ति पूजा के खतरे से बचना चाहते थे वो लोग, और दूसरी चीज क्या थी, कार्यपालिका को शक्तिशाली तो बनाना था लेकिन उसमें उस पे विधायिका के या फिर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण भी स्थापित करना था, इसलिए चुना गया है भारत में संसदीय व्यवस्था को। बात समझे, यह प्रश्न आपके पीटी में भी हो सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। ये सबको पता होगा औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। बात समझे, ध्यान रखना। यह निर्वाचन कैसा होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। एक चीज यहां पे महाभियोग शब्द की बात हुई है तो हमको प्री के हिसाब से याद रखना है, ये कैसी प्रक्रिया है भाई,
तो ये है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, है ना। महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भले राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, संसद के, राज्यों के विधानमंडलों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब उन पे महाभियोग की बात आती है तो राज्य का विधानमंडल उसमें शामिल नहीं होता, पहली चीज, पहला अंतर। और दूसरा अंतर ये होगा, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उसमें भाग लेते हैं। ये दोनों अंतर आपको याद रखना है, ठीक है भाई? क्लियर है? यस सर। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, पिछला अध्याय हमने पढ़ा नहीं, फिलहाल हमको पता नहीं होगा। प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत का जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन पर के आधार पर लगाया जाता है। ये स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जाता है, और इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। मतलब किस आधार पे महाभियोग लगाया जाएगा उसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के उल्लंघन के आधार पे महाभियोग चालू किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही आधार है, वो भी संविधान के उल्लंघन का आधार, ओके, ये भी याद रखना। 74 क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये बात याद रखनी है। एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार करके अगर फिर से वापस वही आ गया तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। और ये कब बनाया गया था? मेरे ख्याल से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ओके। इसमें जिस शब्द ही शब्द का प्रयोग, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ये देख लेना, मेरे ख्याल से 44वां संविधान संशोधन है। 38वां में किया गया था, फिर 44वां में लाके फिर से बाध्यता वाला बना दिया गया। लेकिन याद रखना, राज्यपाल के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ये भी याद रखना। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ जाएगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति की बात करें, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। यह स्टेटमेंट के रूप में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंडित नेहरू का कथन है एक, ये जो कथन है, ये कथन आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण गरिमामय बनाया है। हाँ बोलिए ना सर, जो अधिकतर मामला है उसमें कौन? तो हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो ना शासक होता है ना शासन करता है, या उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। इससे संबंधित इस स्टेटमेंट से संबंधित एक प्रश्न मेंस में पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों ने मेंस का पेपर देखा होगा। क्या हुआ, थक गए क्या आप लोग? नहीं सर। यहां से राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी आपात शक्तियां होती हैं इसे। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हमने आपको यह भी बताया था कि ये वाला स्टेटमेंट भैया पूछा जा चुका है पेपर में, है ना। तो हमको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, सलाह पर ही करता है, मतलब उसके सलाह के इधर उधर नहीं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, वे ही वास्तविक कार्यकारी भी होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कौन है? वास्तविक कार्यकारी। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। यह स्टेटमेंट के रूप में हमने बताए थे आपको। यह हमने इस स्टेटमेंट के बारे में बोला था, पंडित नेहरू का कथन है। इससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है मेंस में, मेरे ख्याल से बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना है और इस कथन के हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने प्रश्न को तैयार भी रखेंगे। बात समझे ना सब लोग कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एक अलंकारिक पद है। अलंकारिक मतलब एक सजावट के लिए, लेकिन वो जो पद है वो एक गरिमामयी, प्रभुतापूर्ण पद है, ठीक है ना। स्पष्ट करना था
स्पष्ट करने के लिए हमने प्रश्न दे दिया था आप लोगों को, नहीं लिखे हो तो फिर से लिख लो। लिखना है? यस लिख सर। लो। जी सर, बोलिए। इसी प्रश्न को कल लिख के भेजना हमें। राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति का पद अलंकारिक है, लेकिन राष्ट्रपति के पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया गया है। स्पष्ट कीजिए, ठीक है? क्लियर हो गया भाई? राष्ट्रपति के पद को सर? इस प्रश्न में सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय का परिचय होना चाहिए। आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य से, ठीक है? आप शुरुआत कर सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से, आप शुरुआत कर सकते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति से। परिचय में आप कैसे भी शुरुआत कर लेना। ओके, बात समझ गए? या फिर आप इस स्टेटमेंट के आधार पे परिचय लिख लेना। आप समझो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे उसमें, ठीक है ना? सर ऐसे लिखेंगे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताओ। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। साथ में, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, ये बताते हुए आप एक ऐसा निष्कर्ष लिखो जिसमें आपके पूरे के पूरे उत्तर का निचोड़ आ जाए। ठीक है, बात समझे ना सब लोग? जी सर। जितेंद्र, आपको भी सर विवेक शक्तियां, संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति को ये बात ध्यान में रखे रहना। परिस्थितीय विवेकाधिकार आपको पता है, तो परिस्थितीय विवेकाधिरार क्या है, विवेक स्वतंत्रता क्या है राष्ट्रपति के पास? पहली बात तो यह है, अगर मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, हाँ, स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर क्या करते हैं, ये पहली स्थिति ये है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, स्पष्ट बहुमत ना हो, किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री मतलब एक स्पष्ट उत्तराधिकारी कोई ना मिले, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय सरकार बनाने के लिए किसी को बुला सकते हैं। पहली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी स्थिति इनकी यह है कि सदन में विश्वास मत सिद्ध करने के लिए बुला सकते हैं। सदन में विश्वास मत सिद्ध करने के लिए, बस समझे? विश्वास मत मान लीजिए सिद्ध नहीं होता है तो क्या करेंगे, मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं। ये परिस्थिति विवेकाधिकार है। और एक और, अगर मंत्रिमंडल अपना क्या बोलते हैं बहुमत खो देता है तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये तीन स्थितियां इनके पास मौजूद हैं विवेकाधीन के रूप में, ठीक है, ये याद रखना। एक हम आपको पॉइंट बताना चाह रहे थे, यही सरकार बनाने से संबंधित है, कि दो मामले आए थे। एक मामला आया है 1986 में, ठीक है, और दूसरा आया है 1997 में। ये दोनों मामले क्या रहे हैं, एक तो रहा है दिल्ली न्यायालय का मामला 1986 वाला दिल्ली न्यायालय, और 1997 का था उच्चतम न्यायालय का मामला। क्या था मामला? ये जो 86 वाला मामला है उसमें यह बोला गया, आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। यह स्टेटमेंट आया हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया है। लेकिन यह जरूरी हो जाता है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ये बात क्लियर है सबको? जी सबको क्लियर है? जितेंद्र, अनन्या, मसरूफा, अनु, आयशा, राहुल, वंदना, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं? ये तो क्लियर है। ठीक है, अब ये मामला अगर क्लियर है तो एक बात याद रखना, ये मामला आया था 1986 में, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रही है, अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य होगा। आर्टिकल ये बोला गया था 1986 के दिल्ली वाले मामले में, दिल्ली न्यायालय के मामले में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जो 97 वाला मामला था उच्चतम न्यायालय का, वो मामला था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर यह जरूरी हो जाएगा कि उन्हें किसी ना किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। बात समझे? तो 97 का मामला, 86 का मामला, दोनों मामले अलग अलग हैं, इनको दोनों को याद रखना है। ठीक भाई, ये पूछे गए प्रश्न है यूपीएससी में, आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आप चलिए अपने उस पर चलेंगे। इसका यूज कहां होगा, मेंस में कि
इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही फैसला लेते हैं राष्ट्रपति महोदय। ओके, सलाह पर ही लेते हैं, याद रखना ही वाले शब्द को। यहां पे है तो स्टेटमेंट में भी रहेगा। ओके, स्टेटमेंट में बदलने वाला है नहीं तो ही को बदल दिया जाएगा बाध्यता से, ये भी याद रखना। यह एक गलत मूल्यांकन है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जो अभी प्रश्न बोले हैं उस प्रश्न से संबंधित ये सारे मामले भी आप उसमें डाल सकते हैं, 2-4 पॉइंट यहां से भी। तो संवैधानिक रूप से क्या है संवैधानिक स्थिति कि राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करे। ठीक है, राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। बात समझे? राष्ट्रपति पत्र लिखेंगे, प्रधानमंत्री से सलाह मांगेंगे, भैया बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रधानमंत्री महोदय को क्या उनको बताना पड़ेगा, नहीं? ध्यान रखना इसके अलावा कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। जैसे आप पहले देख चुके कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। पहला विशेषाधिकार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है। ये एक गरिमामयी पद है, प्रभुतापूर्ण पद है, इसलिए राष्ट्रपति के पास ये ताकत है। याद रखना, ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती, कानूनी रूप से कुछ कमियां या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। किस स्थिति में पुनर्विचार के लिए बोलेंगे? वो कुछ स्थितियां हैं, कुछ कमी हो जाए तो, फैसला देश हित में ना हो तब, या फिर सलाह में कुछ गलती हो। इन 3 स्थितियों पे पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। ये बात भी याद रखनी है। ओके, ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और याद रखना, कहाँ गया बाध्य, दोबारा बाध्य होगा, इसके बारे में याद रखना। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। यह अनुच्छेद 74 की बात है। इसे 42वें के द्वारा बाध्यकारी बनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाध्यकारी बनाया गया था कि मानना ही पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 42वें में क्या किया गया? बाध्यता वाला बना दिया गया। बाध्यता वाला क्या चीज, कौन सी बाध्यता, किसकी बाध्यता है? मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह की बाध्यता। लेकिन 44वें में क्या कहा गया कि भैया देखो कुछ भी गड़बड़ है, कानूनी रूप से अगर गड़बड़ लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, सलाह में कुछ गलती से आ गया है, या जो फैसला है वो देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास ये भी शक्ति है अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि आप इसको फिर से एक बार चेक कर लो तब हमें भेजना। मतलब पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाएगा, पुनर्विचार के लिए, है ना? फिर भी 44वें में एक बात कह दी गई कि पुनर्विचार के बाद अगर फैसला आता है तब आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये बात बोली गई है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है ना भाई? कोई डाउट है क्या? यस सर। जितेंद्र, वंदना, अन्नू, मसरूफा, क्लियर है सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक बार खाली पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी समझ के, तो जीवन में मतलब एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो, विवेकाधिकार शक्ति के रूप में शामिल है पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना, विशेषाधिकार भी है पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना, दोनों चीजें हैं। दूसरा क्या है, उनके पास वीटो शक्ति है, निषेधाधिकार जिसकी बात करते हैं। इससे संसद द्वारा पारित विधेयकों, ये याद रखना, धन विधेयक को छोड़कर भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? गलत। बोलो ना। गलत होगा। राहुल, जितेंद्र, वंदना, अनन्या, अन्नू, गलत होगा। होगा सर। तो धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने पारित विधेयक होंगे संसद के, उनको स्वीकृति देने में विलंब राष्ट्रपति कर सकते हैं या स्वीकृति देने से मना भी कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक उसमें शामिल नहीं रहेगा। याद रखना इस बात को। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। कोई भी विधेयक कानून बनेगा, लेकिन तभी बनेगा जब राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे, अपनी हस्ताक्षर। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है। एक स्टेटमेंट और याद रख लेना, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति की मुहर लगती है।
कोई भी विधेयक तभी पारित माना जाता है जब राष्ट्रपति की मुहर लगती है। बात समझे ना? संसद के जी दोनों सर। चाहे जितना अपना वो कर देंगे, लेकिन राष्ट्रपति अगर उस पर साइन नहीं करते हैं तो वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, वो विधेयक पारित भी नहीं माना जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति महोदय क्या है, संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं, कथन और कारण के रूप में भी याद रखना। ठीक है, पारित विधेयक को कानून बनने से सर। पहले राष्ट्रपति स्वीकृति। हाँ, और राष्ट्रपति सर धन विधेयक को सर क्यों नहीं मतलब किसी के शरीर से ये जो नसें दौड़ रही इनको निकाल दिया जाए, उस शरीर का कोई मतलब है? बात समझे सपना? जी सर। धन विधेयक जो है ना, वो देश के रीढ़ की हड्डी है। धन विधेयक, उससे जितने भी कल्याणकारी कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, जितना सैलरी, पेंशन वंशन जो कुछ भी दिया जाता है, वो सब कहां से आएगा? धन विधेयक से ही आता है। ठीक है, धन विधेयक को पारित करना जरूरी होता है। यहां तक वित्त विधेयक में अगर लेट लतीक होता है ना, तो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन धन विधेयक में अगर गलती से भी देरी हो गई सरकार के द्वारा तो सरकार गिर जाती है। बात समझे ना सब लोग? यस सर। लेखानुमोदन प्रस्ताव और अंतरिम बजट में सबसे बड़ा अंतर एक है कि जहां पर अंतरिम बजट को पेश करने के लिए संसद में बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं लेखानुमोदन प्रस्ताव के लिए संसद में बहस करना जरूरी है। संसद में चर्चा के बाद ही लेखानुमोदन प्रस्ताव लाया जाता है, ये बात याद रखना। क्योंकि अब की बार अंतरिम बजट पेश हुआ है, तो अंतरिम बजट और लेखानुमोदन प्रस्ताव में धागे भर का अंतर है। हो सकता है एग्जाम में दे दिया जाए। बात समझे ना सब लोग? यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न भी है। ठीक है, चलो। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है भैया, और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह भी सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो वीटो की जो शक्ति है ना, वो कैसी है? सीमित है, पुनर्विचार वाली। ठीक है ना, याद रखना, सीमित है, असीमित नहीं है, याद रखना इस बात को। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। ये आपसे पूछा जा सकता है इतने समय सीमा के अंदर, क्योंकि नॉर्मल है 14 दिन, 30 दिन, 3 दिन, 3 महीना, 6 महीना, ऐसे हम सब संविधान में ऐसे है ही है। ज्यादातर 6 महीने की बात है, उसके बाद 3 महीने की बात है, उसके बाद 15-14 दिन की बात है, यही तो बात है ना। तो हम हो सकता अंधा में जाके 30 दिन के ऊपर से मार दें, सही हो गया। लेकिन याद रहे हमको कि भैया समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है राष्ट्रपति के पास, और संविधान में भी नहीं उल्लेख है इसका। इस बात को ध्यान में रखना। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। अपने वीटो को, राष्ट्रपति को अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर तब मिलता है जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख ले। इस तरीके से भी ध्यान रखो इसको। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने किया था भाई? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। किस मामले में किए थे? तो डाक वाला डाक संशोधन डाक संशोधन विधेयक, हाँ, इसी में किए थे 1987। ठीक है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार क्या है इनका? तो तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। तीसरा प्रकार का विशेषाधिकार कब आता है? वो आता है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, नियुक्त करता है। सामान्यतः सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भैया बहुमत प्राप्त है, सरकार बनानी पड़ेगी, इसमें कोई विशेषाधिकार नहीं है, विवेकाधिकार नहीं इनका। लेकिन उस परिस्थिति में जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, याद रखना, उसके अतिरिक्त ये भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयास के बाद भी 2 या 3 नेता ये दावा कर दें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति को निर्णय करना है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना पड़ता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है और सरकार कौन चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों का राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। 1989 के बाद अब क्यों बढ़ा है, अभी उसके आगे पढ़ेंगे पहले, लेकिन ये छूट गया है, इसको देख लें। हमने देखा विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या आपको पता है इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी है? 1986 देखो यहाँ पे दिया गया है। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि विधेयक जो था प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। यह प्रश्न आपके सामने पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखना इसको। क्यों?
आलोचना हुई उसकी कि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकटरमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुनकर आ गई थी। ये दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग इसमें, इस वाले स्टेटमेंट में? ये समझ रहे हैं हम कि जो डाकघर भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक था, जिस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, बाद में उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी दिया गया। पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद फिर से उसकी संस्तुति वापस नहीं आई थी राष्ट्रपति महोदय के पास। याद रखना इस बात को। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि सरकार बदल गई थी। बात क्लियर है? जी सर। बात क्लियर रखना कि पुनर्विचार के लिए भेजे गए प्रस्ताव को वापस नहीं भेजा गया था मंत्रिमंडल के द्वारा। क्यों? क्योंकि भैया सरकार बदल चुकी थी। इस प्रकार जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम हुआ कि यह विधेयक कानून नहीं बन सका। इसका परिणाम यही हुआ। ओके, चलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका देख लेते हैं। 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ी और ऐसे अनेक उदाहरण जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 77 के बाद ऐसी स्थिति आई। मार्च 98 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिन के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा था। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कितना दिन था उनका सबसे छोटा कार्यकाल? मात्र 13 दिन का। ये बात पता है ना आप लोगों को? सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है। चलिए, हाँ, अब यहां से 89 से 98 तक 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इस परिस्थिति में की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन करा दें या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। यह बात हुई 89 से 98 के बीच में। तो हमको यह पता चल गया कि 89 के बाद जो राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ा, वो क्यों बढ़ा था? राजनीतिक परिवर्तनों के कारण। राजनीतिक परिवर्तनों का ही परिणाम रहा है कि 89 से 98 मतलब कितने साल में? 9 साल में 4 चुनाव कराए गए। हमारे यहां 4 संसदीय चुनाव हुए जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका अहम बनी। बात माननी चाहिए। नहीं कहा जा सकता है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। यह बात याद रखना। जब सरकार स्थायी ना हो, गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावना तब बढ़ती है जब स्पष्ट बहुमत ना हो, मतलब स्थायी सरकार ना हो या फिर गठबंधन सरकार सत्ता में होगी। उसी दौर में राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है। वो राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं तब हमें राष्ट्रपति की क्या जरूरत है? संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। यह बात याद रखना। तो विधायिका में बहुमत के समर्थन पर आधारित है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। ठीक है ना? हमने पहले ही बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले ही कि कार्यपालिका का जीवन काल तभी तक संभव है जब तक उसको विधायिका में बहुमत प्राप्त रहेगा, विश्वास प्राप्त रहेगा। लेकिन एक चीज और बताए थे कि विधायिका जहां कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, वहीं दूसरी तरफ विधायिका खुद भी कार्यपालिका से नियंत्रित होती भी है। यह बात हमने बताई आप लोगों को। तो ध्यान रखना, दोनों परिस्थितियां उसके सामने। नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में कभी भी मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, याद रखना। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति की यही भूमिका है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति का एक और काम है ऐसे ही समय में, जिस समय संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, उस दौर में क्या होता भाई? 1 2 3 याद है कि नहीं? आदेश लाने की शक्ति होती है। हाँ, उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये उनकी विवेकाधीन शक्ति वो भी हो सकती है, विशेषाधिकार शक्ति हो सकती है। राष्ट्रपति का वो शक्ति का प्रयोग उस समय वो कर सकते हैं अपना, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, उस समय राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश ला सकते हैं किसी भी परिस्थिति का।
हाँ बोलिए ना। हालांकि भारत का उपराष्ट्रपति भी एक पद है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के पास बाद जो क्रम है वो उपराष्ट्रपति के पद का है, ठीक है। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं। केवल अंतर यह होता है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति में राज्यों के विधान मंडल के सदस्य होते हैं, निर्वाचित तो भी, और संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते? तो राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है, ध्यान रखना। और महाभियोग में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? कौन बता रहा है? राहुल बता दो। सर किसमें? राष्ट्रपति में? हाँ, राष्ट्रपति तो के संसद 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 लेती है। सदस्य, राज्य दोनों विधानसभा सदस्यों के और निर्वाचन में दिल्ली, राज्य सदस्य। पुडुचेरी के एक लोग बोलो, पुडुचेरी मसरूफा बताओ। के दोनों संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य हे भगवान, और दिल्ली। चुप रहो। सर अनंत दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो सकता है। और मनोनीत सदस्य। अब रुक जाओ, अब वंदना बताएंगे। वंदना बताओ तो। सर कोई भी सदन में महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लाया जा सकता है। अरे बच्चा, हम ये पूछ रहे थे कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। श्रेया तुम्हें पता है क्या? जितेंद्र? नहीं सर। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कौन से सदस्य होते, वही तो पूछ रहे हैं। सर निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदन से सर। और दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हमने बताया था क्लास जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग में 2 बड़ा अंतर है। निर्वाचन में जहां राज्य विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहीं महाभियोग में राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक अंतर ये और सर राष्ट्रपति द्वारा चुने गए ये सुनिए, मनोनीत किए गए सदस्य भी होते अरे सुनिए ना भाई, दूसरा अंतर ये बताए थे कि उनके निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, वो महाभियोग प्रक्रिया में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। बात हमने चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता रखी थी। चलो सर मैं कार्टून नहीं हूँ सर। चलो, तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उसमें निर्वाचन मंडल, जो राज्यों के विधान मंडल होते हैं, उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के मामले में भी याद रखना, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। बहुमत से शासन का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति की एक चीज और याद रख लेना कि महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत भैया किसी भी सदन में की जा सकती है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में याद रखना कि प्रस्ताव पारित तो होगा राज्यसभा से ही, बस खाली लोकसभा को अपना क्या देना पड़ता है? समर्थन देना पड़ता है, बस, ठीक है ना। ये दोनों शब्द याद है, दोनों चीजें याद रखना। उपराष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कि राज्यसभा ही सब कुछ करता है, बस खाली लोकसभा को सहमति देनी पड़ती है। और राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने यानी किसी कारण से रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब साफ है, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रहेगा, तब तक रहेगा। 5 साल के बाद का भी समय हो सकता है, ध्यान रखना, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है देश के पास। राष्ट्र का प्रमुख जब तक नया नहीं मिल जाता है, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पे बैठे रहेंगे 5 साल के बाद भी, ठीक है भैया। हो गया ना तैयार? याद होगा सबको? ठीक है। जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुने जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद ये बात देख लेना, बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। तो एक प्रश्न इससे भी कुछ कहीं ना कहीं लगा ही दिया जाए, तो आपको याद रखना चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी, बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे, उसके बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे तब तक जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कार्टून है, यहाँ पे देखिए लोकसभा का मामला चल रहा है कुछ। प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्री परिषद नहीं होती। ये कार्टून बताता है किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। प्रधानमंत्री ट्रेन के उस इंजन के समान है जिसके पीछे 20 क्या सैकड़ों डिब्बे लगे पड़े रहते हैं और उसी इंजन के सहारे खींचते रहते हैं। याद रखना इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट पूछा गया प्रश्न के रूप में, मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से हैं, और ये सब कौन है? नहीं, ये तो नेहरू जी ही है ना जी। हाँ, नेहरू जी का मंत्रिमंडल है ये। चलिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया बिना भारतीय सरकार राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों है?
इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है ना? हाँ, मतलब मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल पर कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है, वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यह औपचारिक रूप से सत्य है। प्रधानमंत्री तय करता है फिर कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग होंगे। देखो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भले करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है वो। याद रखना इस बात को भी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर, मंत्रालय का आवंटन भी करते हैं। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यहाँ पे ये बात हो गई, अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री बन जाता तो 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है, चाहे लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आएंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार इसको देख लेते हैं, इसी के बाद रोक देंगे क्लास। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन भैया 2003 में हुआ था। मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग परिस्थिति के अनुरूप तय किया जाता था। ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अलावा जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता था इस पर, तो तब वो संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अनेक राज्यों में भी हो रहा था ये काम। अतः संविधान का संशोधन करके व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभा की बात हो, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बात क्लियर है। इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं या मुख्यमंत्री शामिल है। ठीक है, यह भी याद रखना, यह प्रश्न पूछा गया है पहले, आपको याद रखना है। उस 15% में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का पद भी शामिल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक होनी चाहिए। इसका प्रावधान का मतलब यह है, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, और याद यह भी रखना अपने को कि मंत्रिपरिषद भंग होती है जब उसे विश्वास प्राप्त नहीं हो पाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। उस स्थिति में चाहे लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य ही क्यों ना मंत्रिपरिषद में शामिल हो, मंत्रिमंडल में शामिल हो, उन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, ये बात सबको याद रखनी है भाई। हम बात सर इसमें राज्यसभा के सदस्य का मतलब देंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर की। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लेना। मंत्रिपरिषद है और इधर मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है। ये देखो पीटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के भी लेवल में अच्छा खासा आपको मदद करेगा। मंत्रिपरिषद में करीब 60 से 70 मंत्री होते हैं, याद रखना, लिख लो। इसमें होते हैं कितने? 15 से 20। ठीक है, इसमें कैबिनेट भी होंगे, राज्य वाले भी होंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री, सबके सब इसी में बैठे रहेंगे। लेकिन यहां पे कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, बस ध्यान रखना। ओके, इनका कोई सामूहिक काम नहीं होता, सामूहिक कार्य नहीं होता इनका। ये क्या होते हैं? इनका काम जो होता है ना, सामूहिक रूप से ही होता है। लिख लीजिएगा। ठीक है, इनके पास क्या है? मंत्रिपरिषद के पास जो शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में होती हैं। ठीक है, कागज में शक्तियां होती हैं इनके। वास्तविक शक्ति होती है इनके पास, वास्तविक शक्ति इनके पास होती है। ठीक है, और याद रखना मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, इनके कार्य का निर्धारण कौन करता है? कार्य का निर्धारण कौन करेगा? तो मंत्रिमंडल करेगा। ठीक है, और ये क्या करता मंत्रिमंडल? मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है, निर्देश देता है ये।
जो कि बाध्यकारी भी है, बाध्यकारी भी लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। मंत्रिपरिषद का काम होता है मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करना, निर्णय लागू करता है ये। और मंत्रिमंडल फिर क्या करेगा? मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लागू किए हैं उनकी देखरेख करेगा, ये निर्णयों की देखरेख करता है, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? ये जो होता है ना, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इनका, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्या करेगा मंत्रिमंडल? फिर मंत्रिपरिषद के सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है, ठीक है, ठीक है। सामूहिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व को लागू करता है ये, ठीक भाई। इतनी चीजें हमको याद रखनी है, ओके, क्लियर हो गया। इसी में एक और चीज याद रखना, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। ये गोपाला स्वामी आयंगार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? गोपाला स्वामी आयंगार का नाम सुना होगा। इनके निर्णय के आधार पे या इनकी संस्तुति के आधार पे संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया था, ओके। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, हम सब अपने चैप्टर पे आएंगे। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है। मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति होती है और संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। याद रखना है, संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करने का काम किसका है? तो मंत्री परिषद का है। यहां पे हमने जो बताया है, कहां गया वो? ये पॉइंट है ना, सामूहिक रूप से शासन करती है, ठीक भाई। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात आपको नोट करनी होगी। सामूहिक जो उत्तरदायित्व है वो मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, ओके। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, स्टेटमेंट आया हुआ है, तो हमको ये नोट कर लेना चाहिए कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। बात समझे? बात समझ में आया ना आपको? यस सर। जितेंद्र बोल नहीं रहे, बड़ा यस ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब यह है कि अगर मंत्री कोई है वो मंत्रिमंडल की नीति निर्णय से सहमत नहीं है तो वो भैया त्यागपत्र दे दे या फिर उस निर्णय को स्वीकार कर ले। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी होता है। यह अनिवार्य जैसा शब्द आपको पता रहना चाहिए कि ये अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए, भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। सरकार में सबसे उच्च पद होता है प्रधानमंत्री का। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता। हमने कल एक कथन बोला था कि प्रधानमंत्री ट्रेन के उस इंजन के समान है जिसके पीछे सारी बोगियां चलती रहती है ना। वैसे Yes, एक गाना सुने होंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी डूबेंगे। ये वाली कहावत भी बड़ी फिट बैठती है उस स्थिति में जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे और मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, ओके। याद रखना इसको। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है, ठीक है ना। अगर कोई मंत्री के साथ ऐसा होता है तो वो सिर्फ उसका एक स्थान खाली होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है? भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु का काम करता है। यह भी आपके मेंस के प्रश्न का एक तरीका हो सकता है। आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है। स्पष्ट करने की जिम्मेदारी आपके सर पे आ सकती है और आपको स्पष्ट करना पड़ जाएगा। उस स्थिति में आपको कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। कैसे?
हमने कल जो राष्ट्रपति के बारे में बताए थे उसमें राष्ट्रपति सलाह अगर मांगते हैं तो प्रधानमंत्री से मांगते हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं मंत्रियों की तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्ति करते हैं, है ना। अगर कहीं आपात की घोषणा करनी है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी होती है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री ही, क्योंकि नेता हैं वहां के, उस मंत्रिमंडल के नेता होते हैं, तो उनका उसमें शामिल होना अनिवार्य है, तभी बात पूरी हो पाएगी। ठीक है। और भारत में जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उन सब में प्रधानमंत्री के सलाह की जरूरत पड़ती है, हर चीज में। चाहे यूपीएससी के चेयरमैन या सदस्य की बात हो, चाहे उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में हो, ठीक है, चाहे कैग की बात हो, चाहे क्या बोलते हैं जो महान्यायवादी होते हैं उनकी बात हो, किसी की बात, ठीक है ना। इसी के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। तो प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी है। प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व भी है कि वो सभी संघीय मामलों के प्रशासन प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। इसी सेतु वाले मामले में ही ये भी बात इनकी शामिल हो जाएगी। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है, सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। ये प्रश्न ना हो तो लिख लो अभी, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में सेतु का काम करता है। स्पष्ट करें, ठीक है, हो गया। सर एक बार फिर से सुन। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु का काम करता है। स्पष्ट करें या स्पष्ट कीजिए। ओके सर, इसमें क्या क्या बताना है? अभी जो बताएं थोड़ी देर पहले वही बताने आपको। नहीं सर, परिचय और सब। ये 4 हेडिंग के रूप में परिचय आपको देना। परिचय जो होगा 400 वर्ड में अगर लिख रहे हैं 38 नंबर वाले में, तो ध्यान रखना 50 से 60 वर्ड कम से कम आपके परिचय में जाना चाहिए, और निष्कर्ष में भी कम से कम 60 से 70 वर्ड होना चाहिए। बात समझे ना। और जो निष्कर्ष होगा वो आपके उत्तर के मुताबिक होगा, परिचय जो रहेगा वो प्रश्न के मुताबिक रहेगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। आज हमने कुछ कॉपी देखी थी, जैसे राहुल की कॉपी थी। राहुल आज तुम कॉपी भेजे थे ना कल, राहुल की कॉपी देखे थे। तो भैया नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के कई सारे स्रोत हैं। प्रधानमंत्री की शक्ति के कितने स्रोत हैं? एक तो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का काम, लोकसभा का नेतृत्व होता है, अधिकारी जमात पर आधिपत्य होता है प्रधानमंत्री का, मीडिया तक इनकी पहुंच होती, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि प्राप्त होती है। ठीक है। आप प्रधानमंत्री के परिचय के रूप में इन सारे शब्दों को भी समाहित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, परिचय में आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले से उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, पहले से कोई जमा शक्ति नहीं उनके ऊपर उनको दी गई है, जबकि जैसी जैसी परिस्थितियां होती चलती हैं वैसे वैसे उनकी शक्तियां भी बढ़ती घटती रहती हैं। ठीक है ना, याद रखना इसे। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही हैं। कब? जब ये क्या बोलते हैं, कौन सा गठबंधन वाला मामला जब तक नहीं था तब तक की बात है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियां निर्विवाद रही। जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा है। कब भैया? 89 के बाद की बात है। क्यों? एक हमने कल और प्रश्न बोला था आप लोगों को, 89 से 98 के बीच में कुछ हमने बोल दिया था ना आप लोगों को। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं बोले थे उसके विषय में। हाँ, ये बताए थे कि 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ गया था। स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न का तरीका आपके ये भी मेंस में हो सकता है। देखो, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, हमको तैयार उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा सब लोग। चलिए, 89 से हमने भारत में कई गठबंधन सरकारों को देखा। हमको पता है 89 से 98 के बीच में 4 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण त्यागपत्र दिया या फिर वे हटा दिए गए। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। ठीक है। इस सिलसिले में पहली बात तो ये आई कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी। देखिए, वो जो 89 से 98 के बीच में, 89 के बाद जो राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है, राष्ट्रपति पद का महत्व बढ़ा है, उसमें एक लाइन ये भी आप डाल सकते हैं।
दूसरा, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों की में परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध भी लगने लगी। ठीक है ना? ठीक है भाई, गठबंधन जब लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारे भी मंत्री होंगे, हमारे भी मंत्री, सबके मंत्री होंगे। कोई एक नाराज होंगे तो देखिए सब अपने तरीके से सलाह देते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो अपनी एक ताकत है, शक्ति है, जब उसमें कई सारे विचार होंगे, सबके अपने अपने मत होंगे, हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां भी कमजोर होती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं देश की शासन व्यवस्था धुलमुल तरीके से दिखने लग जाएगी। कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था, या फिर यूं कहें जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे होते हैं, उन पर भी उसके खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। उन पर भी जो उनका प्रभाव होता है वो दिखने लगता है। ठीक है। तीसरी बात क्या रही कि प्रधानमंत्री का अनेक विशेषाधिकार जैसे मंत्री का चयन, उनके पद स्तर, मंत्रालय चयन पर भी अंकुश लग गया। याद रखना कितनी सारी चीजें हुई हैं 89 से 98 के बीच में, खास करके। एक तो यह हुआ राष्ट्रपति विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ गई। राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति ने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री की सत्ता में सेंध लगा दिया। तीसरी बात हुई कि प्रधानमंत्री के कई सारे विशेषाधिकार जो होते थे उन पर अंकुश लगा दिया गया, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा। चौथा क्या हुआ, प्रधानमंत्री सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। ये सारी प्रवृत्तियां बदल गई 89 से 98 के बीच में, या बोले तो 89 के बाद। ओके, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत, समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री नेता नहीं है, वो एक मध्यस्थ है, बीच बचाव करने वाला एक माध्यम है गठबंधन की सरकार में। ठीक है। अगर केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बात सही है, लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं है। यह बात भी हमको याद रखनी है। और ध्यान यह भी रखना होगा हमको कि राज्य में राज्यपाल की दोहरी भूमिका भी होती है। बात समझे ना आप लोग? वो दोहरी भूमिका कौन सी है? एक तो है वो राज्य का प्रमुख, दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, आप लोग याद रखना। राष्ट्रपति दोहरी शक्ति का परिचायक नहीं है, दोहरी भूमिका का परिचायक नहीं, लेकिन राज्यपाल दोहरी भूमिका का परिचायक है। राज्यपाल के पास इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो राज्य के किसी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष कानून व्यवस्था को लागू करवा सकता है, एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष विकास की व्यवस्था को लागू कर सकता है। इतनी शक्ति होती है राज्यपाल के पास। आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसे क्षेत्रों के हिसाब में, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों में जाकर आप देखेंगे ना, तो एक विशेष व्यवस्था पहाड़ी राज्यों के लिए अलग, पठारी राज्यों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। गुजरात का कच्छ एरिया है, राजस्थान का मरुभूमि वाला क्षेत्र है, बात समझे ना। महाराष्ट्र का विदर्भ मराठवाड़ा वाला एरिया है, बात समझ रहे ना भाई सब लोग। इन सब क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था लागू कर सकता है। ठीक है, याद रखनी इस बात को। यदि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। याद रखना, बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे केंद्र में संसदात्मक व्यवस्था जैसे चलती है, वैसे राज्य में भी व्यवस्था चलती है। बस अंतर होता है कि वहां पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। वहां संसद होता है, यहाँ विधानमंडल होता है। वहां लोकसभा राज्यसभा होता है, यहाँ पे विधानसभा होता है। कुछ राज्यों को छोड़कर, कुछ राज्यों में तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, 3 संस्थाएं होती हैं। आपको पता होगा ये बात। जहां पर विधानमंडल 2 सदनों वाला है, वहां पर 3 संस्थाएं मिलकर विधानमंडल का गठन करती हैं। एक होता है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, विधान परिषद। ये 3 के साथ मिलकर बनता है। और जहां पे विधानमंडल सिर्फ एक सदनीय है, वहां पे विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, बस। ठीक है, याद रखना। तो हमें याद रखना है, भारत के सभी राज्यों में विधानमंडल का गठन एक ही तरीके से होता है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, बात ध्यान में रखना भाई सब लोग। और यहां तक कि पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में एक ही तरीके से, एक जैसी ही लागू हुई है, यह भी बात गलत है। बात समझे ना सब लोग? एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। आपको कैसे ध्यान रखोगे वो आप लोग जानो। स्थायी कार्यपालिका, बात करेंगे नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? एक शब्द सुना होगा, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। नाम सुना है कि नहीं? जी सर, सुना। सुना है ना? जैसे प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का काम क्या होता है। सचिवालय में कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। सभी ब्यूरोक्रेट्स वहीं मिलेंगे आपको। क्या करते हैं ये लोग?
ये लोग प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का काम करते हैं, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करते हैं, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करते हैं, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण भी करते हैं। यही मंत्रिमंडल सचिवालय काम करता है। याद रखना, किए गए जो विचार विमर्श होते हैं उनका रिकॉर्ड तैयार करने का काम भी मंत्रिमंडलीय सचिवालय का होता है। मतलब किसका? ये जो नौकरशाही दिख रही सामने आपको, ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसके अलावा और भी काम इनके, प्रधानमंत्री की अनुमति अगर मिल जाती है तो ये रिकॉर्ड जो रखे रहते हैं ना उसको वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं, भैया ले जाओ। और मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है ना उनके क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स, स्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब बातें, ये आपके पीटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, बता दे रहे हैं। सर तो इसमें नौकरशाही क्यों लिखा है? ठीक है, यहां तक समझ गए। मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या काम करता है? ठीक है, वीडियो एक बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा सारा कुछ। शासन कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही प्रशासनिक मशीनरी के एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। कार्यकारी अंग में कौन कौन आते हैं ये आपको प्री के हिसाब से भी याद रखना पड़ेगा। देख रहे हैं कैसे कर रही है ये बहुत बदमाशी है इसमें। शासन के कार्यकारी अंग में कौन कौन है? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी, ये सब प्रशासनिक मशीनरी शासन के कार्यकारी अंग में आते हैं भाई, याद रखना। इस ढांचे सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं, इसको हम नागरिक सेवा बोलते हैं, सिविल सर्विसेज बोलते हैं। आप किसी अधिकारी जो रिटायर होगा तो वो एक्स सिविल सर्वेंट लिखता है ना? जी सर। नागरिक सेवा सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। और याद रखना, एक बार प्रश्न ऐसा भी मेरे ख्याल से आया हुआ है कि जो नौकरशाही है, लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं। याद ये भी रखना, अभी देखिए इसमें आ जाएगा फिलहाल, याद ये भी रखना है कि जो नौकरशाही होती ना, इनके बचाव के रूप में शामिल होते हैं मंत्री लोग क्या करते हैं? इनका बचाव भी करते हैं, इनका सपोर्टिव सिस्टम होते हैं मंत्री लोग, ठीक है। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है, ये पहले देख चुके हैं। मंत्री की जिम्मेदारी कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। दक्ष प्रशासनिक मशीनरी होने के बावजूद भी यह राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है। नौकरशाही से अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा यह की जाती है भैया कि राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। मतलब क्या है तटस्थ होने का? मतलब है कि जो भी काम हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, उनमें आपको सपोर्ट करना है, या फिर नहीं सपोर्ट कर सकते तो आप चुपचाप अपना काम करिए, जो आपको काम मिला है वो आप काम करके अपना खत्म करिए बाबा, है ना। ये होता है तटस्थ होना। उनकी नीतियों की अवहेलना नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं ना। सरकार जब कोई फैसले लेती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री महोदय की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी संगठन बैठा होता है, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, उस पर अध्ययन होता है, उस बहुत सारे विचार विमर्श अध्ययन करने के बाद वो नीति सामने आती है। अकेले के बस की बात नहीं है, अकेले निर्णय नहीं लिया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक रूप से तटस्थ हो ऐसी उनसे अपेक्षा रहती भाई। मतलब यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब यही है। प्रजातंत्र में संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए, नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीति अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वो नई सरकार को अपनी नीति बनाने, उसे लागू करने में मदद करे। क्योंकि सरकार जो होती है ना, वो भाई राजनीतिक जो कार्यपालिका है वो तो हर 5 साल में चेंज होती रहती है ना, कोई जरूरी है कि 5 साल में ही चेंज होगी। मध्यावधि चुनाव भी हो जाता है, सरकार बीच में भी गिर जाती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो स्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, मतलब वो अपनी रिटायरमेंट तक बने ही रहेंगे उस पद पे, हाँ वही चीज है। तो पार्टी चुनाव हार जाए तो आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है मेंस में, मेरे ख्याल से बीपीएससी में भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न, ठीक है। भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोकक्रमों के तकनीकी प्रबंधकीय अधिकारी सब शामिल होते हैं। भारतीय नौकरशाही में कौन कौन आएंगे? तो अखिल भारतीय सेवा वाले आएंगे, आईएएस, पीपीएस,
स्थानीय सरकार के कर्मचारी जो रहेंगे, लोक उपक्रम के जो उपक्रमों के तकनीकी प्रबंध के अधिकारी, ये सब के सब क्या होंगे, इस भारतीय नौकरशाही में शामिल होते हैं। संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावहारिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का काम संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ये बात याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी यही बात तय है, ठीक है, बराबर दोनों का है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है, ये भी याद रखना। ऐसे नहीं हटा सकते हैं, पूरी जांच पड़ताल होगी, न्यायाधीश जांच करेंगे तब हटेंगे वो। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती, लेकिन संविधान सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित आदिवासियों के लिए, हाँ बोलिए ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। यह अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। 3 प्रकार की सेवाएं हैं, देखिए, अखिल भारतीय आईएएस आईपीएस, केंद्रीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, प्रांतीय सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा होती है। याद रखना है, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय राजस्व सेवा आईईएस, है ना, तो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। एक तो फॉरेस्ट वाला होता है ना सर? हाँ, नहीं, ये भारतीय विदेश सेवा है, केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय सेवा में ये दोनों आते हैं, और ये आईएफएस इसमें आता है, अखिल भारतीय सेवा में, ठीक है। आईएफएस यहाँ लिख दिया जाता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस जो फॉरेस्ट वाला होता है, ठीक है। सर तो दोनों में अंतर हमको नहीं समझ में आ रहा तीनों में। अभी पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे भारत को इस समय 5 या 6 जोन में बांट दिया गया है। पहले तो कैडर होता था, गुजरात कैडर, मध्य प्रदेश कैडर, यूपी कैडर, बिहार कैडर, बंगाल कैडर, ये वाला कैडर, वो वाला कैडर, ऐसा कैडर, वैसा कैडर, देश भर का कैडर होता था, खेलते थे। अब क्या किया गया, जोन में बांट दिया गया पूरे भारत को। नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, मिडिल जोन, सेंट्रल, ठीक है। अब कोई आईएएस सेलेक्ट हुए हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन किसी को मिला है और उसको मध्य जोन मिला है, सेंट्रल जोन अगर मिला है तो वो यूपी में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, बिहार झारखंड में भी हो सकता है, ठीक है। अब का ये मामला है, ये जो विदेश सेवा होती है, विदेश सेवा वाला मामला है। अभी जैसे आप देखेंगे ना, आईआरएस 2 होता है, एक कस्टम ड्यूटी वाला होता है, एक दारू पार्टी वाला दिखता है, दारू गांजा भांग वाला। एक कस्टम ड्यूटी होती है और दूसरी होती है एक्साइज ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी होती है, उनका कस्टम वालों का ट्रेनिंग होता है बंबई में। कस्टम वालों को जो सिलेक्शन मिलता है जब रेवेन्यू वालों को, तो उनका जैसे जोन डिवाइड होता है। अभी एक आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। आईएएस क्या होता है, जिले स्तर का अधिकारी है और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित भी होता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबद्ध कर दिया जाता है। आईएएस आईपीएस क्या होते हैं, किसी एक राज्य से संबद्ध कर दिया जाता है, पहले की बात थी, अब जोन की बात हो गई है, याद रखना, ठीक है। वेस्ट वाले में कोई गया है तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे करके इन सब में किसी में भी जा सकता है वो, ठीक है ना। पहले की बात है ना, पुरानी एनसीईआरटी पहले की है, तो उस राज्य से ही संबद्ध रहेगा इसमें, जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करे। लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा भी सकते हैं। इनके पास ये भी वो है, मतलब कि इनके पास ये भी शक्ति ताकत होती है कि इनको वापस सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार अपनी सेवा में ले सकती है। तो अधिकारियों का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस आईपीएस अधिकारियों का राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, नौकरशाही की विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत बनाती है, ठीक है। राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत बनाने का काम कौन करती है, यही नौकरशाही करती है भाई, ठीक है। तो यहां पे देखना, केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। मतलब यह है कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख नियंत्रण रहेंगे, ये वगैरह। नौकरशाही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती रहती हैं। प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो एक एक आदमी से जाके मिले, कि हर जिले में दौड़ा करें, लेकिन हर जिले में जो कलेक्टर साहब हैं उनके पास इतनी पहुंच है कि वो जाके क्षेत्रों में जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कहां पे क्या समस्या चल रही है, ठीक है। और याद रखना, चलिए, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांग आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, ये लोगों का अपना अनुभव है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो नौकरशाही होती है ना, वो सामान्य नागरिकों की कोई मांग और आशा के प्रति संवेदनशील नहीं होती है।
लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना भी बन जाता है। अभी जब जो हमने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आपसे बोला था कि नौकरशाही क्या बोले थे हम, राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली है, बन के रह गया है स्टेटमेंट। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यों के संपादन राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है संविधान में। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान भी नहीं है। पर यह आशा होती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, एक बार फिर से एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? बताओ, संसदीय कार्यपालिका का मतलब क्या है? यही ना मतलब है, ऐसी एक कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, विधायिका के से नियंत्रित होती है ना कार्यपालिका, तो यही तो है इसका सही उत्तर। ठीक है भाई।